हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन। देखो, हम लोग ने सिंपल पढ़ा था ईएमएफ निकालने का तरीका, जैसे ई नॉट सेल बराबर क्या सीखे थे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन ये जो कंडीशन था ये कहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन में। कहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब कंसंट्रेशन कितना हो 1 मोलर, टेम्परेचर कितना हो 25 और प्रेशर कितना हो 1 atm। लेकिन अगर ये कंडीशन वैलिड ना हो, यानी कंसंट्रेशन अगर बदल जाता है, तब हम कौन सा इक्वेशन से ईएमएफ निकालेंगे, तो उसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो पड़ेगा ईएमएफ में, जिस तरीके से निकालते हैं उसी को जो इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया था वही क्या था, नॉन्स्ट इक्वेशन। यानी वहाँ पे अब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ देखो, ये एक गैल्वेनिक सेल का प्रेजेंटेशन है। यहाँ देखो, यहाँ कंसंट्रेशन ये जो इधर जो है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ कितना है C1, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो C2। अगर ये सेल अगर ऐसे लिखा रहे तो इसको हम कैसे सोच पाएंगे कौन एनोड कौन कैथोड। तो याद रखो, हमने सिखाया था एक ट्रिक आपको, लोन में क्या सिखाया था, लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीडेशन और ये क्या होता है एनोड। क्या होता है एनोड। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये जो है दिस इज एनोड, दिस इज एनोड, और ये जो राइट हैंड साइड में है दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड। और ये जो बीच में कनेक्टर लगा हुआ है इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। तो ये साल्ट ब्रिज है, ये एनोड और ये कैथोड। एनोड पे आपको पता होगा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब इसका हम रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन लिखोगे तो ये M कहाँ जा रहा है, Mn प्लस में, यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। दूसरा देख लो कैथोड, कैथोड जो था N प्लस था, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो n में गया होगा। ठीक है, अब कहता है इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जैसे ही एडिशन करोगे क्या मिल गया, Mn प्लस, उसको रिवर्सिबल साइन से दिखाओ, Mn प्लस और n। कौन से देखो, ये वाला सॉलिड था ये वाला सॉलिड था, और ये दोनों कैसा था, एक्वस, यानी साल्ट सॉल्यूशन में, साल्ट सॉल्यूशन में। देखो तो ये मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया मेरे को नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। तो इसी तरह से क्या करोगे, क्वेश्चन में भी आपको इस तरह से प्रेजेंटेशन रहेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, एनोड पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन होगा बोलो, लेफ्ट हैंड साइड वाला लोन, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड और राइट हैंड साइड वाला कैथोड। बीच में जो दो कनेक्टर लगा हुआ वो क्या है, साल्ट ब्रिज। तो एनोड का रिएक्शन लिख लिए, कैथोड का लिख लिए, दोनों को जोड़ दिए, क्या आ गया मेरा, नेट सेल रिएक्शन। अब जब ये मेरा नेट सेल रिएक्शन आ गया तो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। क्या बोलते हैं जी, रिएक्शन कोशिएंट। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंडीशन है, ये किसी भी समय अप्लाई हो सकता है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ हो उस वक्त, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो उस वक्त, या रिएक्शन कहीं भी एंड पे है, मतलब कभी भी इसको अगर अप्लाई करोगे तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कहलाता है, रिएक्शन कोशिएंट। अगर ये इक्विलिब्रियम का केस होगा तो यही कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी किसी भी समय प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का रेशियो होगा उसको क्या बोले, रिएक्शन कोशिएंट। चलो यहाँ से बोलो, यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन कौन, Mn प्लस, और ये n वाला सॉलिड है। ठीक है जी, इधर देखो तो M सॉलिड है और एक है मेरा Nn प्लस। अब याद रखना कि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है उसका मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास कहो या मोलर कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, 1। यानी गौर से देख, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्योर सॉलिड है, कितना मान के चलोगे, 1। तो यानी यहाँ पे बचा क्या, Mn प्लस डिवाइडेड बाई Nn प्लस। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, सो ये जो QC बराबर हुआ इसको जो हम लिखें Mn प्लस डिवाइडेड बाई n टू द पावर n प्लस। देखो बुक्स में यही लिखा रहता है, देखो तो M का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, N का क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो देखो बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, ऊपर में कंसंट्रेशन किसका, ऑक्सीडाइज्ड का, किसका, ऑक्सीडाइज्ड का, और नीचे में कंसंट्रेशन किसका, जिसका रिडक्शन हो रहा था, नहीं रिड्यूस्ड वाले का।
तो करना क्या था, फिर से बोलो, QC डिसाइड करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में है एनोड पर, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका कंसंट्रेशन ऊपर, और जिसका रिडक्शन हो रहा था उसका कंसंट्रेशन कहाँ पे, नीचे। तो QC बराबर सिंपल सा करना था प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। आसान तरीका बता देते हैं कि यहाँ देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था ऊपर और जिसका रिडक्शन हो रहा है नीचे, इससे हम क्या निकालेंगे, QC। ठीक है, अब हम इसको नॉन्स्ट इक्वेशन है EMF कैसे निकाले जब कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, इसके लिए यहाँ पे आता है एक टर्म चेंज इन फ्री एनर्जी, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। यहाँ देखना, इसके लिए सबसे पहले डिफाइन करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन किसी भी, जैसे कोई भी कहीं से भी करंट अगर सप्लाई हो रहा है तो उसमें जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसको बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। इसी को लिखते हैं ऐसे 1F, या सिंपली F से 1F कह लो या F कह लो, ऐसे ही F से लिखते हैं। तो ये कितने के बराबर, तुम लोग बताओ, 1 मोल में कितना नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही आ जाएगा 96,500 कूलम, या कह सकते हो 1 फैराडे। कितना कहोगे, 1 फैराडे। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे बोलो कितना चार्ज, 1 फैराडे। कितना चार्ज, 1 फैराडे। कैसे निकाले, फिर से बोलो, 1 मोल में कितना नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻−19। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 1 फैराडे के बराबर। अब बोलो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो यहाँ पे n मोल्स के लिए लोगे तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू फैराडे होगा। और अभी अभी उस जो बैटरी की बात करो, गैल्वेनिक सेल की बात करो, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसी को हम क्या लिखते थे, EMF ऑफ सेल। तो EMF ऑफ सेल इसको हम लिख सकते हैं E सेल। क्या लिखोगे, E सेल। अब देखो, जितना यूजफुल एनर्जी जो वर्क डन में कन्वर्ट होता है, जैसे मान लो कोई बैटरी है जो वर्क करेगा, काम करेगा, तो उसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यानी W बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा G, या कह सकते हो डेल्टा G बराबर -W, उल्टा कर दो। अभी अभी वर्क डन बराबर क्या लिखे थे, Q इंटू V। बोलो, टोटल Q कितना, N इंटू F। कितना जी, N इंटू F होगा। चूंकि ये माइनस में है, पहले इसको लिख लो, Q इंटू, ये हो गया Q और ये हो गया E सेल। तो चूंकि ये माइनस में है, यहाँ पे देखो, तो ये चूंकि वर्क डन था डेल्टा G के टर्म में, तो यहाँ भी माइनस लगा दो, क्योंकि यहाँ पे Q इंटू F था। ये फिर से देखो क्या था, Q इंटू V। Q बराबर क्या मिला, N इंटू F, और V बराबर क्या मिला, E सेल। चूंकि ये माइनस में था तो यहाँ भी क्या कर दिया, माइनस। यानी डेल्टा G बराबर आपको क्या मिल गया, -NF E सेल। या इसी को और एक चीज़ लिख सकते हो, डेल्टा G नॉट, ये नॉन स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड वाला, ये क्या हो जाएगा, NF E नॉट सेल। तो देखो, तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन मिल गया, एक स्टैंडर्ड वाला और एक कैसा, नॉन स्टैंडर्ड वाला। फिर से देखो, इसी चीज़ को समझिएगा, ये चीज़ जल्दी से समझ में नहीं आता, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया। फिर से बोलो, वर्क डन बाय सेल कितना, Q इंटू V। Q क्या है, चार्ज। आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हमने बोला कितना चार्ज, F, 1 फैराडे के बराबर। तो N मोल के पास कितना, NF। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, EMF। क्या कहलाता है, EMF। यानी वर्क डन बराबर मिल जाएगा NF E सेल। लेकिन जो वर्क डन, इसका जो एनर्जी में जो बदलाव हो रहा था, जो वर्क डन में बदलेगा, यानी वर्क डन जो काम करेगा वो कितने के बराबर, जितना एनर्जी घटेगा तो माइनस डेल्टा G के बराबर। यानी डेल्टा G बराबर अगर लिखोगे तो माइनस इधर आ जाएगा। वर्क डन बराबर क्या मिल गया था, NF E सेल। तो माइनस वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस NF E सेल। यानी डेल्टा G बराबर क्या हो गया, माइनस NF E सेल। यानी डेल्टा G नॉट बराबर कितना, माइनस NF E नॉट सेल। ये मेरा आ गया स्टैंडर्ड वाला, और ये वाला कैसा आ गया, नॉन स्टैंडर्ड वाला। इसको समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखो, डेल्टा G और डेल्टा G नॉट, डेल्टा G है कहाँ पे, डेल्टा G गौर से देखो कहाँ पे है, नॉन स्टैंडर्ड वाला। इसको थोड़ा सा, डेल्टा G है आपका नॉन स्टैंडर्ड वाला, और डेल्टा G नॉट है स्टैंडर्ड वाला। यही चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी नॉट टर्म लगा रहे, कहीं भी नॉट टर्म लगा रहे, जैसे E नॉट सेल, कहीं भी डेल्टा H नॉट सेल, तो या तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन बताता है या प्योरिटी को बताता है।
तो यानी यहाँ देखो डेल्टा जी नॉट किसको बता दिया, स्टैंडर्ड को, किसको बता दिया जी, स्टैंडर्ड को। ये छोटा छोटा चीज दिमाग में रखिएगा। अब आ जाओ ई सेल और ई नॉट सेल। तो ई सेल बताएगा ईएमएफ कहाँ पे, नॉन स्टैंडर्ड में, और ई नॉट सेल कहाँ बताएगा, स्टैंडर्ड पे। एफ क्या था मेरा, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना, 96,500 कूलम। एन क्या था यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ इन दोनों के बीच का रिलेशन, ये चीज एक दिमाग में रखिएगा, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन। एक बार बोलो मेरे साथ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग क्यू सी। सुनना, यही एनर्जी के टर्म में एन नहीं आता है, कौन नहीं आता है, एन, केवल आर टी होता है, एन का वैल्यू यहाँ पे नहीं आता। क्योंकि जब भी हम लोग वर्क डन निकालते थे या कुछ भी निकालते थे वहाँ पे हमेशा एन आर टी आता था। क्या आता था, एन आर टी, यहाँ पे एन नहीं है। छोटा सा चीज़ दिमाग में रखना, गलती नहीं होगा। फिर से बोलो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग क्यू सी। वैल्यू पुट करो, बोलो इसका वैल्यू माइनस एन एफ ई सेल, इसको बोलो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग क्यू सी। चलो बैठाते चलो। अब एक काम करो, इस सारे कंपोनेंट को माइनस एन एफ से भाग दे दो। कहता है डिवाइड each component with minus nf, with minus nf। तो जैसे ही माइनस एन एफ से भाग दोगे ये देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ, इधर हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ, यहाँ है प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग क्यू सी डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ। चलो स्टार्ट हो जाओ, माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ कैंसिल हो गया। देखो तो क्या मिला आपको, आपको मिल गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल, यहाँ ये वाला माइनस ऊपर आ जाएगा, क्या आ गया 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग क्यू सी। देखो ये जो एक इक्वेशन आया यही नर्स्ट इक्वेशन का मेन फॉर्म है, ये नर्स्ट इक्वेशन का मेन फॉर्म यही है। लेकिन हमारे 12th के स्टैंडर्ड में एक कंडीशन पढ़ना है, एट टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना यहाँ पे कांस्टेंट है सबको बाहर लो। तो कांस्टेंट कौन कौन है, 2.303 आर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, नीचे फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू हो जाता है 0.059, 0.059। इसको यहाँ पे बैठा दो तो क्या आ गया आपका, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ये वाला टर्म हट जाएगा, केवल एन बचेगा यहाँ से 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू सी। क्यू सी क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या हमने क्या कहा था, ऑक्सीडाइज्ड बटे रिड्यूस्ड। अब एक काम करो, यहाँ देखना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे, ठीक है जी। अब चलो थोड़ा सा छोटा कर, यही जो दो इक्वेशन आया आपका, यही जो दो इक्वेशन आया, एक ये वाला और एक ये वाला, यही जो दो इक्वेशन आया है, यही दोनों कहलाता है नॉन्स्ट इक्वेशन। इसको दूसरा कह लो और इसको पहला कह लो। यही इक्वेशन 1 and 2 आर नॉन्स्ट इक्वेशन, यही है आपका नॉन्स्ट इक्वेशन। तो फिर से बोलना नॉन्स्ट इक्वेशन को, फिर से बोलो, इसको एक बार बोल के याद कीजिएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग क्यू सी, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही आप मेन याद रखिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू सी। इसी पे आपको क्वेश्चन बनाना है, रोक के लिखना होगा, ढंग से रोक के लिख लीजिएगा, इसको भी और इसके पिछला स्लाइड को भी रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो होता क्या है, इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो इक्विलिब्रियम में जो आपका गैल्वेनिक सेल होगा, तो जितना पोटेंशियल ऑफ एनोड होगा
उतने ही पोटेंशियल किसका हो जाएगा, कैथोड का। सेम पोटेंशियल हो जाएगा कैथोड का, पोटेंशियल ऑफ कैथोड के बराबर हो जाएगा। यानी जैसे ही बराबर होगा यानी ई सेल बराबर कितना आ जाएगा, 0। करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी नॉन स्टैंडर्ड वाला ईएमएफ कितना हो गया, 0। जब नॉन स्टैंडर्ड वाला ईएमएफ 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी बराबर भी कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि डेल्टा जी बराबर हमने क्या पढ़ा था, माइनस एन एफ ई सेल, यानी ये डेल्टा जी बराबर भी कितना हो गया, 0। और एक चीज़ हम सीखे थे, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट क्यूसी, इक्विलिब्रियम पे ये क्यूसी हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, यानी ये हो जाता है केसी के बराबर। कांस्टेंट यानी केसी के बराबर। तो देखो तो कुछ कुछ चीज़ें मिला जिसको हमें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यानी बोला अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन, आपको बताना है नर्न्स्ट इक्वेशन जो हमने पढ़ा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बोलो क्या पढ़े थे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू सी। अब इसमें इक्विलिब्रियम का केस लाओ, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम का केस लाओगे तो एट इक्विलिब्रियम जैसे ही हम इसमें इक्विलिब्रियम लाए तो बोलो ई सेल बराबर कितना, 0। इधर हो गया मेरा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग। अब क्यूसी की जगह कौन आ जाएगा, केसी। कौन आ जाएगा, केसी। तो अब ये गौर से देखो तो ई नॉट सेल बराबर क्या आ गया आपका, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 0.059 बाई एन इंटू लॉग केसी। इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट मिलेगा कि जहाँ पे ई नॉट सेल या ईएमएफ आपको निकालना होगा, उस डाटा से ईएमएफ निकाल लोगे और एन का वैल्यू इक्वेशन देख के पता कर लोगे और केसी निकालने को देता है। तो यहाँ पे एंटी लॉग का टर्म आएगा, चूँकि लॉग इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग। यानी इस इक्वेशन से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। ये कौन सा केस है, इक्विलिब्रियम का। इसको भी रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा। क्योंकि देखो इस हिस्से से जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएगा कुछ होने जाने को नहीं है। जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको फार्मूला दिमाग में रखना है और क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कीजिए। थ्योरेटिकली आपको सही चीज़ आना चाहिए, उसका फार्मूला जितना अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सको। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको नर्न्स्ट इक्वेशन लिखना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। यानी नर्न्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में आपको इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, 298 के लिए। ये सेल दे रखा है, तो ये जिस सेल जैसे ही दे रखा है, बोलो राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, कैथोड। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, एनोड। और ये जो कनेक्टर लगा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। अब इससे हमें बताना है नर्न्स्ट इक्वेशन लिख करके उसका ईएमएफ निकालना है। गौर से देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और है, यहाँ भी कंसंट्रेशन कुछ और है, 1 मोलर नहीं है। तो कंसंट्रेशन जब डिफरेंट होगा तो हमने क्या बोला, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन से। नर्न्स्ट इक्वेशन यही वाला आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल क्या करना है, बोलो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यूसी। चलो यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले क्यूसी के लिए हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट चाहिए। तो आप इस सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे, एनोड का रिएक्शन। तो बोलो जी एनोड पे क्या हो रहा है, ये जो Mg है वो Mg2+ में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा। एट कैथोड, कैथोड में देख के बोलो क्या होगा, ये कॉपर 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा और कॉपर में जा रहा होगा। इन दोनों रिएक्शन को जैसे ही जोड़ोगे ये कटा, बोलो क्या बचा, Mg प्लस कॉपर 2+ रिवर्सिबल साइन Mg2+ और कॉपर। गौर से देख, ये मेरा आ गया नेट सेल रिएक्शन, ये आ गया मेरा नेट सेल रिएक्शन। इस नेट सेल रिएक्शन में आपको N का वैल्यू दिख रहा है कितना, 2। ये 0 से 2 में जा रहा था, ये +2 से 2 में जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या तो लिया है या 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी N का वैल्यू आ गया कितना, 2। चलो अब यहाँ से आप निकाल लो क्यूसी। क्यूसी क्या सिखाए थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सॉलिड वाला हटा दो, यानी ऊपर में Mg2+ का कंसंट्रेशन और नीचे में कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन। बोलो जी
क्वेश्चन में आपको Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.001 और कॉपर 2+ का है 0.0001 है इतना, यानी ये कितना आ गया 10, कितना आ गया जी 10। चलो QC आ गया, N का वैल्यू आ गया। अब आते हैं डायरेक्ट नॉन-स्टिक इक्वेशन पे। देन कह सकते हो नॉन-स्टिक इक्वेशन हमने क्या सीखा है, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N इंटू लॉग QC। चलो बैठाना स्टार्ट करो एक एक करके, बोलना E सेल बराबर E नॉट सेल कैसे निकालते थे, E नॉट कैथोड, थोड़ा सा यहाँ सीखो, माइनस E नॉट एनोड, फिर आगे क्या था माइनस 0.059, N का वैल्यू है 2 इंटू लॉग QC, QC का वैल्यू कितना है 10, तो लॉग 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये वाला हिस्सा तो दिख रहा है, इसको अब कैसे हम निकालें, फिर से बोलना ई कैथोड, बोलो कैथोड पे कौन है कॉपर वाला, तो कॉपर का ये रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा। तो यानी देखो ई नॉट कॉपर 2+ से कहाँ जा रहा होगा कॉपर में, फिर से देखना कैथोड पे कौन है कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाला वैल्यू लोगे जो दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। दूसरा एनोड, एनोड पे कौन है मैग्नीशियम वाला, तो मैग्नीशियम का ई नॉट Mg2+ से ये जा रहा होगा Mg में, माइनस यहाँ हो जाएगा 0.0, मतलब मान लो इसको 3 ले लो, 2 से डिवाइड कर दो और लॉग 10 का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, कॉपर का वैल्यू था 0.034 माइनस ये हो जाएगा माइनस 2.37, इसको अंदर कर लो, चलो जी माइनस 0.03, देखो तो ये कितना आ जाता है, ये कितना था जी 0.34 ना, 0.34, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 2.71 माइनस 0.03, यानी 71 में 3 घटा दोगे तो 2.68 इतना किस में है वोल्ट में, तो ये आ जाएगा इतना वोल्ट, हो गया आंसर। तो करना कुछ नहीं रहता है, इक्वेशन देख करके सबसे पहला काम क्या करोगे, आप क्या निकालोगे नेट सेल रिएक्शन, वहाँ से क्या निकाल लो QC और नॉन-स्टिक इक्वेशन पे अप्लाई करो। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड वाला जो हम लोग पीछे निकालते थे, कैसे निकालते थे ई कैथोड माइनस ई एनोड, उस पर बैठा करके आप यहाँ से ई नॉट सेल मिल जाएगा और ये N का वैल्यू पता था, QC का वैल्यू पता था, सब कुछ पुट करोगे क्या नॉन स्टैंडर्ड में क्या निकाल सकते हैं EMF, ठीक है। इसको रोकना होगा, रोक करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका NCERT का हम जानबूझ के दिए हैं ताकि आप इतना प्रैक्टिस करो, इतना कम से कम प्रैक्टिस कर लो ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे कि हाउ टू कैलकुलेट, आपको इसमें प्रोसीड कैसे करना है। 1-2 क्वेश्चन प्रोसीड करना सीख जाओगे, अपने आप आपका बनने लगेगा। चलो हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या देखोगे एनोड वाला, तो एनोड पे देखो कौन सा है, ये आयरन जा रहा है कहाँ पे Fe2+ में और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला। दूसरा बताओ एट कैथोड, कैथोड पे वो जो H+ था वो कहाँ जा रहा होगा हाइड्रोजन गैस में, तो ऑफकोर्स यहाँ 2 कर दोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, चलो ये हाइड्रोजन गैस में जा रहा होगा। इन दोनों रिएक्शन को जैसे ही हम जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़े क्या हो गया Fe+2H+, रिवर्सिबल साइन, इधर Fe2+ और हाइड्रोजन गैस। चलो यहाँ ये मिल गया मेरे पास क्या नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन लिखते के साथ आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ देखना N का वैल्यू कितना 2, क्यों यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, तो N का वैल्यू कितना 2। अब यहाँ पे निकालोगे रिएक्शन कोशिएंट QC, क्या निकालोगे QC, हमने कैसे सिखाया था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बोलो प्रोडक्ट में कौन Fe2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, इधर ये गैस है तो गैस का क्या लेते हैं पार्शियल प्रेशर, क्या लेते हैं पार्शियल प्रेशर। ये तो सॉलिड था, यहाँ कौन है H+ का कंसंट्रेशन 2 मोलर है तो पावर में कौन चला जाएगा 2। चलो QC बराबर बैठाओ, इसका कंसंट्रेशन दे रखा था 0.001, चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रेशर है कितना 1 बार, तो 1 हो गया,
इसका कंसंट्रेशन है कितना 1 मोलर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -3। क्यूसी मिल गया मेरा, क्यूसी मिल गया, एन मिल गया। डायरेक्टली कहाँ जाओ, नॉन्स्ट इक्वेशन पे। तो बोलो नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे सिखाए थे, ई सेल बराबर बोलो ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यूसी। चलो बैठाना शुरू करो। ई नॉट सेल कैसे सिखाएं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बोलो कैथोड पे कौन होगा, ये वाला हाइड्रोजन वाला होगा। तो हाइड्रोजन वाला होगा तो इसको ऐसे दिखाओगे, इसका रिडक्शन H प्लस से कहाँ जा रहा होगा, H2 में। चलो अब एनोड पे कौन होगा, ये आयरन वाला, इसका रिडक्शन Fe2 प्लस से कहाँ जा रहा होगा, Fe में माइनस 0.059 बाई एन। एन का वैल्यू कितना है 2 और Qc का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर -3। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये तो वैल्यू 0, इसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे -0.44, ठीक है जी। इधर इसको काटोगे तो लिख सकते हैं 0.03 और इधर लाओगे तो ये हो जाएगा, ये आगे आएगा -3। log 10 का वैल्यू कितना 1, पावर वाला केवल आगे में आ गया। अब देखो तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा +0.44 और इधर माइनस माइनस ये भी हो गया प्लस, कितना 0.09। 44 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 0.53, इतना वोल्ट। देखो ये निकालना आसान है, बस आपको पहला चीज़ क्या डिसाइड करना होता है, ये n का वैल्यू और QC कैसे निकालोगे, फिर से बोल। इस रिएक्शन को देख के क्या पता चला, ये वाला हिस्सा एनोड पे और ये वाला हिस्सा कहाँ पे, कैथोड पे। 2 रिएक्शन हुआ, उन दोनों रिएक्शन को जोड़ के नेट सेल रिएक्शन निकाल लिए, वहाँ से 2 चीज़ मिल गया, N और QC। ये तो आप पहले ही सीख चुके हो। ई नॉट सेल बराबर कैसे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस पर पुट करोगे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, उसको अगर ढंग से केवल इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ तो ये आपका कुछ खुद ब खुद बनने लगेगा। तो अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि 1-2 हमने जिससे बना दिया, सॉल्व भी किसी बुक्स में होगा, कोई भी आपके पास असाइनमेंट हो, DPP हो, कोई भी चीज़ हो, उसको देख करके कम से कम बनाइए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, ये सब देख के डर लगता है। ये सब कुछ इस तरह से इक्वेशन को देखोगे ना तो देख के डर लगता है क्या दे दिया। अब बनाओगे तो बड़ा फिर आसान लगने लगेगा। चलो नेक्स्ट आओ। ये एक आपके NCERT में ये भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या कि कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ ए सॉल्यूशन हुज pH इज 10। एक सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, उसका मांगा है कि रिडक्शन पोटेंशियल बताओ कितना होगा। देखो जैसे यहाँ पे आपको pH दे रखा है कितना 10, याद रखना pH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये आ गया कितना 10, माइनस को इधर कर दो, यानी कह सकते हो लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन कितना -10। अब इसको लॉग को इधर करोगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। क्या हो जाएगा जी, एंटी लॉग। एंटी लॉग कितने का -10 का, इसको लिखोगे तो ये आता है 10 टू द पावर -10, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया 10 टू द पावर -10। ये लोग नहीं समझ पाते, उसी के लिए हम यहाँ दिखा दिए। यहाँ देखो तो log 10 टू द पावर -10 का वैल्यू कितना होगा -10, कितना होगा -10। ये होता है पावर वाला कहाँ जाता है आगे, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। तो जब 10 टू द पावर -10 का log है -10, यानी कि अगर -10 का एंटी लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा log 10 टू द पावर -10। वही कहे कि -10 का एंटी लॉग लेंगे तो कितना आ जाएगा, जस्ट उसका उल्टा 10 का पावर -10। ठीक है। अब जब मेरे पास H प्लस आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल मांगा था, तो कह सकते हो देन इस रिडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन लिखो ऐसा। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और ये जनरली कितने पे, अगर कुछ नहीं दिया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे निकल रहा होगा 1 atm पे। तो यहाँ देख, ये जब मेरे पास इस तरह से मिल गया तो यहाँ से हम इसका QC निकाल लो। QC बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू दी पावर, उसका मोल है 2, हाफ है तो हाफ चला गया पावर में। यहाँ पे कौन H प्लस का कंसंट्रेशन, तो देखो तो ये वाला वैल्यू तो 1 था, 1 का पावर हाफ, और H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था 10 टू द पावर -10, यानी ऊपर आके कितना हो गया 10 का पावर 10। ठीक है। बोलो नॉन्स्ट इक्वेशन अभी अभी सीखे थे,
क्या सीखे थे? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू सी। देखो तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, एन का वैल्यू हम कितना ले रहे थे? 1। ये हम यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, तो 2 लोगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा कि यहाँ 2 लोगे तो आपको उसका और रह जाएगा, इसका यहाँ भी 2 लेना होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, आखिरकार कट जाता है। तो उतना कॉम्प्लिकेट मत करो, कोशिश करो 1 लेने की, क्योंकि यहाँ 2 लोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आएगा, अल्टीमेटली वही आएगा। इससे अच्छा है कि जितना सिंपल में रख के बना सको। बोलो ई नॉट सेल हाइड्रोजन का कितना स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ कितना रहता है? चूंकि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है तो कितना आता है? 0। 0.059 बाई एन, एन का वैल्यू कितना था? 1। और यहाँ क्यूसी आ गया था 10 टू द पावर 10। तो 10 टू द पावर 10 पावर आगे आ जाएगा, ये आ गया माइनस 0.059 इंटू 10, यानी ये हो गया इसका वैल्यू माइनस 0.59 इतना वोल्ट। इसको एकदम याद रखिएगा, इस आंसर को एकदम डायरेक्टली आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व मतलब शुरू वाला एक्सरसाइज वाले में है, शुरुआत में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहता है उसमें है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें हम एक फार्मूला आपको सिखा दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ई H प्लस से अगर H2 में जा रहा है, ठीक है, जिस pH में होगा क्या काम करना? माइनस 0.059 इंटू पीएच कर दो, आंसर आपका आ जाएगा वोल्ट में। तो ये कब? जब रिडक्शन पोटेंशियल वाला पूछेगा। लेकिन अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला पूछ दे, यहाँ देखो यहाँ चार्ज बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला पूछ दे, तो यहाँ इसको प्लस कर देना, ये वाला माइनस यहाँ प्लस में चला गया, 0.059 इंटू पीएच, ये भी वोल्ट में। इन दोनों को एक एज ए आप कहता है ना ट्रिक के तौर पे याद रखो, बड़ा काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। चलो हमने क्या बोला? देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अगर मांगता तो क्या बोले? माइनस 0.059 इंटू पीएच। देखो तो पीएच कितना था? 10। पीएच को यहाँ रखो, गुना करोगे कितना आ जाएगा? माइनस 0.59, वही आया है आंसर। तो देखो ये सब फार्मूला याद रखो। अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड किसी भी सॉल्यूशन में अगर अटैच्ड है, उसका अगर आपको मांगा कि कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो करना क्या? ये जो वैल्यू था कौन? 0.059, उसको किससे गुना कर दो? उस जिस सॉल्यूशन में पीएच है, जिस सॉल्यूशन के पीएच में वो डिप्ट है, उसके पीएच से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ जाएगा। ये क्लियर है? उसको उतारना है, ढंग से रोक के उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इसमें हमने निकालना है आपको केसी, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये जेई का क्वेश्चन है आपका, उसको समझिएगा आखिर कैसे हम इसको देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, इससे भी नॉन स्टिक इक्वेशन के बेसिस पे निकालेंगे। तो नॉन स्टिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था क्या? इक्विलिब्रियम पे। चलो पहले नॉन स्टिक इक्वेशन लिखते हैं। नॉन स्टिक इक्वेशन क्या हमने पढ़ा है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू सी। क्यू सी क्या हो जाएगा? के सी। जैसे ही इक्विलिब्रियम की बात करो, पहले क्यू सी लिखो, पहले क्यू सी लिखो। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बोलो ई सेल बराबर कितना? 0। ई नॉट सेल माइनस 0.059, एन का वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है? 2, और ये क्यू सी कितना हो जाएगा? के सी। यानी ई नॉट सेल बराबर, देखो तो कितना आ गया? 0. ये इधर आके प्लस हो जाएगा 0.059 बाई 2 इंटू लॉग के सी। यही के सी हमें निकालना है। ई नॉट सेल आपको देखो तो दे रखा है कितना? 0.46, ये हो जाएगा 0.059 बाई 2 इंटू लॉग के सी। यानी यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं लॉग के सी बराबर, इसको इधर कर दो, इसको इधर ले आओ, तो 0. कितना था? 46 था। तो 2 इंटू 0.46 डिवाइडेड बाई 0.059, इसका वैल्यू निकालोगे तो लॉग के सी बराबर, ये इसको देखोगे तो ये वैल्यू आता है 15.59।
हमने क्या कहा था, केसी निकालना होगा तो एंटी लॉग 15.59, 15.59। सुनना, इसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से सिखा देते हैं। इस तरह से कभी भी आपको बिना लॉग टेबल देखे हुए लगभग में आप आंसर निकाल सकते हो इस एंटी लॉग का। कैसे, यहाँ देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस इसको मान लो 0.6 मान लेते हैं। अब ये एंटी लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 10 to the power 15, 10 to the power 15 का वैल्यू कितना होगा, 15। इसको हम लिख सकते हैं, और से देखो तो 0.6 का, 0.6 को हम लिख सकते हैं कितना, log 4 के आसपास। log 4 का वैल्यू कितना होता है, 0.6, यानी log 4 के आसपास। अब एक काम करो, यहाँ से log कॉमन ले लो, यहाँ से log कॉमन ले लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 to the power 15। इस log से ये एंटी लॉग आपका कट गया, आंसर हो गया 4 × 10 to the power 15। आ गया आंसर। तो ऐसे भी अगर दिमाग कभी ना काम करे तो एक काम करना, पॉइंट से जो भी वैल्यू आगे होगा, पॉइंट से वैल्यू जितना भी आगे होगा उसको 10 to the power 15 पे डाल दो, आंसर आपका वैसे ऑप्शन में पकड़ा जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर बाद वाला देखो, बाद वाला कितना है, 0.59, 0.6 किसका वैल्यू होता है, log 4 का, यानी 4 × 10 to the power 15। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एकदम बन जाएगा, ढंग से बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। चलिए, रोक के उतारना होगा, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, आपको इस तरह का भी एक क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी का एप्लीकेशन होता है। जैसे देखो, एक है कोई भी इस तरह से, मान लो एलिमेंट है वो 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, और एक बार +2 से जा रहा है +5 में। तो शुरुआत में ईएमएफ है E1, बाद में ही ईएमएफ E2। मान लो ये यहाँ से यहाँ डायरेक्टली चला गया, यानी 0 से +5 में गया, तो यहाँ का मान लो ईएमएफ है E3। तो E1 E2 पता है, मान लो E3 निकालना है, तो हम कैसे निकालें, यहाँ देखना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस चीज़ को याद रखना। एनर्जी का कंजर्वेशन का जो रूल बताता है, कहता है एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं, एनर्जी आर एडिटिव, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ की बात करोगे, ईएमएफ आर नॉट एडिटिव। ईएमएफ को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, एडिटिव। फिर से देखना, एनर्जी एडिटिव है जबकि ईएमएफ आपका एडिटिव नहीं है। ईएमएफ को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, इन एबव केस देखो, तो ये वाला डायरेक्ट जा रहा है कहाँ पे, E3 है, तो यानी इसको मान लो डेल्टा G3। तो डेल्टा G3 अगर गया तो ये दो पाथ होते जा रहा था, इसको मान लो यहाँ पे डेल्टा G1, यहाँ मान लो डेल्टा G2 एनर्जी बदला, और यहाँ मान लेते हैं डेल्टा G3, यानी डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा G2 लिख सकते हैं। हमें पता है डेल्टा G बराबर हमने क्या सीखा था, -NF E सेल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -NF E3, यहाँ लिख सकते हैं -NF E1, और यहाँ लिख सकते हैं -NF E2। देखो तो -NF कट गया, यानी सॉरी N नहीं कटेगा, -F कटेगा। चलो इसको फिर से देखो, N का वैल्यू यहाँ पे बता, यहाँ पे N का वैल्यू कितना, N का वैल्यू 2, यहाँ पे N का वैल्यू कितना 3, क्योंकि 2 से 5 में गया, और यहाँ पे N का वैल्यू कितना 5, क्योंकि 0 से 5 में गया, यानी यहाँ पे है -5F E3, यहाँ है -2F E1, यहाँ पे है माइनस कितना, ये हो गया 3F E2। तो देखो तो F माइनस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे जो हम लिख सकते हैं E3 बराबर, यहाँ पे E3 बराबर क्या हो जाएगा, 2E1 प्लस 3E2 डिवाइडेड बाय कितना 5। यानी कि देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको डायरेक्ट कभी भी ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड नहीं करना,
एनर्जी डायरेक्टली ऐड करोगे, ईएमएफ को डायरेक्टली कभी भी ऐड नहीं करना। ये छोटा सा चीज़ है। डेल्टा G3 यानी कि ये यहाँ से यहाँ है तो डेल्टा G3 बराबर क्या है, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इसको आपको यूज़ करना है, ना कि ये एनर्जी को आपको ऐड करना है, ईएमएफ डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में गौर से देखो, आपको निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके लिए। तो पहले देखो तो ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन आएगा कैसे। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, पहला कॉपर 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर में क्या इसको मान लेते हैं E1। दूसरा दे रखा है कॉपर 2 प्लस से ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये चला गया कॉपर 2 प्लस, इसको मान लो E2। आपके लिए निकालना क्या है, ये वाला इक्वेशन 3 में मान लो ये, इसके लिए निकालना है कॉपर 1 प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दो और कहाँ चला जाए, कॉपर में। देखो तो ये वाला है कहाँ, ये वाला कॉपर 1 प्लस अच्छा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे, ये यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे। देखो ढूंढो कौन किधर है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला इक्वेशन 1 में, ये वाला इक्वेशन 2 के प्रोडक्ट में और ये वाला इक्वेशन 1 में। ये मान लो आपका E3, ठीक है। ये हम निकाले कैसे, तो सिंपल है कि आप एक काम करो, ऑपरेट, गौर से देखना, ये वाला कहाँ था, इक्वेशन 1 में, तो यानी इक्वेशन 1 को जस का तस रहने दो। और ये वाला कहाँ था, इक्वेशन 2 में, लेकिन किधर, प्रोडक्ट में, यानी घटा दो इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 घटाओगे, तो पहले ये काम करो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 घटाओ, तो कॉपर 2 प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा था कॉपर में, इक्वेशन 2 को घटाओ, कॉपर 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कॉपर प्लस, इसको घटाना है आपको। चलो घटा के लिखो तो, देखो तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 प्लस कट गया, ठीक है। ये माइनस में इसको इधर ले आओ, तो कॉपर 1 प्लस बचा, इन दो में से 1 बचा और इधर कौन बचा, कॉपर। देखो तो इसी के लिए आपसे मांगा था कि E3 बराबर कितना, यहाँ बोलना। हमने अभी अभी आपको सिखाया है कैसे, यहाँ बोलो, यहाँ डेल्टा G1 बराबर लिख सकते हैं -NFE1, यहाँ डेल्टा G2 बराबर लिख सकते हैं -NFE2 लिख सकते हैं, और यहाँ डेल्टा G3 बराबर, चूँकि क्या किए थे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को क्या किए थे, घटा दिए थे, यानी ये आ गया डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G3। चलो बैठाना, और डेल्टा G2, फिर से बोलना, ये इक्वेशन कैसे आया था, इक्वेशन 1 में 2 को घटा दिए थे, यानी 1 में 2 को घटाओगे तो G1 माइनस G2। तो बोलना है यहाँ डेल्टा G3 बराबर G1 में कौन है, -N का वैल्यू बोलना कितना है, 2, F को ऐसे ही रहने दो, और E1 कितना है, 0.33, ठीक है जी। अब ये माइनस, फिर माइनस डेल्टा G2 में बोलो N का वैल्यू कितना है, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में 1 इंटू F इंटू, और पोटेंशियल कितना है 0.1533। देखो तो इन दोनों को अगर आप, मतलब यहाँ हो जाएगा कितना 0.66 F, ये माइनस माइनस प्लस, इधर हो जाएगा 0.1533 F। देखो तो 66 में से 15 हटा दोगे तो 51 बचेगा, यानी कि 0.5951, हाँ ये 15 के आसपास हटा दो, 51 के आसपास 51, 15 ही हटाओ ना, 51 मान लो, या मान लो 50.66, रहने दो ना, 51 मान लो, इतना फैराडे, यानी 0.051 इंटू 96,500 कूलम, इतना कूलम। इसमें आ गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कभी भी जैसे E3 निकालना था, E3 निकालना था ना, E3 निकालना था, एक मिनट, इतना आ गया था। अब इसको डेल्टा G3 हम यहाँ पे करोगे तो डेल्टा G3 में देखो, डेल्टा G3 में हम कैसे अप्लाई करेंगे, -N, N का वैल्यू बोलो यहाँ पे कितना है 1, N का वैल्यू कितना है जी 1, ठीक है, N का वैल्यू है 1,
इंटू एफ इंटू E3 बराबर हो जाएगा 0.051 इंटू एफ। देखो तो ये माइनस से माइनस कट गया, एफ से एफ कट गया, यानी E3 बराबर कितना आ गया 0.51 इतना वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। हमने क्या कहा, ईएमएफ को डायरेक्टली नहीं जोड़ोगे। जब भी ईएमएफ अगर निकालना होगा किसी एक इक्वेशन के लिए, दो को जोड़ना या घटाना होगा, तो जोड़ घटाव किसके साथ करोगे, एनर्जी वाले टर्म के साथ, डेल्टा जी के साथ। ईएमएफ को डायरेक्टली नहीं कीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार बार पूछा गया है, तो एक दो क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस कर लो, और जहाँ भी सॉल्व क्वेश्चन मिले उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, फिर फर्दर दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।